हेलो व्यूअर्स, देसी टेक स्कूल में आज आपका फिर से वेलकम है। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री करना सीखेंगे। डेटा एंट्री सीख के आप कई सारी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि डेटा एंट्री क्लर्क, जो कि हार्ड कॉपी या किसी और फॉर्मेट में मिली हुई डेटा को सिस्टम में इनपुट करते हैं, फिर उसे अपडेट भी करते हैं और ये चेक करते हैं कि वो बिल्कुल सही है और फिर उसे एक्सेल में सेव कर देते हैं। इस डेटा से कंपनियां अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। दूसरी ऐसी जॉब जिसमें डेटा एंट्री बहुत काम आती है वो है सेक्रेटरी की जॉब। ऐसी जॉब में जहाँ पे एक सेक्रेटरी अपने बॉस के टाइम टेबल मैनेज करती है या कस्टमर और क्लाइंट की कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हैंडल करती है या फिर एम्प्लॉय के रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए उसे ये स्किल चाहिए होती है। तीसरी जॉब जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं वो है एक कस्टमर सर्विस एजेंट। कस्टमर सर्विस की पोजीशन में, उनकी जॉब्स में डेटा एंट्री चाहिए होती है ताकि आप किसी ऑर्डर को प्रोसेस कर सकें, उसकी ऑर्डर की इंफॉर्मेशन सिस्टम में डाल सकें या उधर से निकाल सकें। कस्टमर की कोई इंफॉर्मेशन अगर कोई चेंज हुई है या उसको आपको कोई उसमें एंट्री डालनी है तो आप डेटा एंट्री की स्किल को जरूर यूज करेंगे वहां पे। कस्टमर सर्विस की पोजीशन में कस्टमर जो है वो सवाल भी पूछते हैं, कंप्लेन भी देते हैं, वो भी सिस्टम में डालनी पड़ती है। अगली पोजीशन जिसमें डेटा एंट्री की स्किल काफी इस्तेमाल होती है वो है एक ऑफिस असिस्टेंट की। ऑफिस असिस्टेंट की जो जॉब पोजीशन होती है वो ज्यादातर एंट्री लेवल पोजीशन होती है और उसमें एक असिस्टेंट को फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, सिस्टम में या कंप्यूटर पे रिकॉर्ड को अपडेट करना पड़ता है, अपने बॉस की या क्लाइंट से जो भी कोई बातचीत हुई है या कोई भी चेंजेस फाइल में डालनी है वो सिस्टम में एक्सेल के थ्रू अपडेट करनी पड़ती हैं। ये तो सिर्फ बहुत ही कुछ एग्जाम्पल्स थे उन जॉब्स के जिसमें डेटा एंट्री काम आती है। वैसे तो एक्सेल की जो स्किल्स हैं वो आमतौर पे ज्यादातर हर जॉब में जरूरी हो गई हैं आजकल। तो चलिए आज के ट्यूटोरियल में हम डेटा एंट्री के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे टॉपिक्स कवर करते हैं और इस वीडियो के एंड में आपको डेटा एंट्री की अच्छी खासी मालूमात और जानकारी हो जानी चाहिए। इस स्लाइड पे आपको वो सारे टॉपिक नजर आ रहे होंगे जो हम आज के ट्यूटोरियल में कवर करेंगे। मैं जानती हूँ ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन फिक्र मत करें, हम एक एक करके इनके सबके एग्जाम्पल्स आपको दिखाएंगे और हल्के हल्के सब समझाएंगे। अगर फिर भी आपके पास और भी सवाल हैं इसके बारे में तो कमेंट्स में डालें और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दूं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल मिलेगा कहाँ से, और इसके लिए पीसी पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये कहाँ से मिलेगा। अगर आपके पास अपने कंप्यूटर पे ऑफिस इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप सबसे पहले एक वेब ब्राउज़र खोलें, चाहे वो क्रोम हो, फायरफॉक्स या एज, और office.com पे जाएं। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस नजर आएंगे, एक जो आपको ऑफिस इंस्टॉल करने को कहेगा और दूसरा जो आपको साइन इन करने को कहेगा। अगर आपको अपने डेस्कटॉप पर एक्सेल चाहिए तो आप क्लिक करें गेट माइक्रोसॉफ्ट 365 पर। डेस्कटॉप पे इंस्टॉल हुआ एक्सेल एक फुल फीचर एप्लीकेशन है। इधर पेज पे आपको काफी सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। आप ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इसके साथ आपको सिर्फ एक्सेल ही नहीं बल्कि और काफी सारे एप्लीकेशंस मिलते हैं। इन दोनों सब्सक्रिप्शंस में प्राइस का फर्क है, जिसमें से आप ये वाली में 6 लोगों के साथ ये एप्लीकेशंस शेयर कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस 365 पर्सनल में सिर्फ एक अकाउंट ही ऑफिस यूज कर सकता है। और अगर आप सिर्फ एक ही बार में पूरा प्रोग्राम खरीदना चाहते हैं तो आपके पास ऑफिस होम एंड स्टूडेंट का ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो $150 का होता है, जिसमें आपको वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल मिल जाते हैं, जिसके लिए आप सिर्फ एक बार पेमेंट करते हैं और आपको सॉफ्टवेयर अपनी मशीन पे मिल जाता है। आप एक्सेल को ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। office.com पे साइन इन करके अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट पे लॉग इन करें और यहाँ आपको एक्सेल साइड में दिखेगा, इस पे क्लिक करें और आपको डेस्कटॉप एक्सेल के जैसा व्यू मिलेगा।
अगर आपके पास office.com का अकाउंट नहीं है तो फिर यहाँ पे क्लिक करके एक न्यू अकाउंट क्रिएट करें। अब हमें पता चल गया है कि एक्सेल कहाँ से मिलेगा। चलिए अब एक्सेल खोल के देखते हैं और इसके लिए मैं डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर यूज करूंगी। इसका आइकन मेरे टास्क बार पे भी है, जैसे आपको यहाँ नजर आ रहा है, या फिर आप स्टार्ट सर्च पे क्लिक करके वहां पे भी टाइप कर सकते हैं। जो वर्जन मैं यूज कर रही हूँ अभी वो है ऑफिस 365 का। तो ये जो होम स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है ये अभी का लेटेस्ट वर्जन है। जब आप सबसे पहले एक्सेल खोलते हैं तो आपको ये स्क्रीन नजर आता है जिसे होम स्क्रीन कहते हैं, और लेफ्ट साइड पे यहाँ पर आपको होम नजर आता है। इस पेज पे आप एक ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करके डायरेक्टली एक न्यू फाइल बना सकते हैं। आपके पास यहाँ पे टेम्पलेट्स भी हैं। टेम्पलेट्स ऐसी फाइल्स होती हैं जिसमें पहले से टेबल्स, फॉर्मेटिंग और टेक्स्ट फील्ड्स होती हैं, और आप सिर्फ अपना डेटा डाल के उसे अपडेट करके यूज कर सकते हैं। यहाँ आपके पास वेलकम टू एक्सेल, फॉर्मूला ट्यूटोरियल, पिवट टेबल ट्यूटोरियल्स भी हैं। अगर आप एक्सेल पहली बार यूज कर रहे हैं तो ये वाली एक्सेल ट्यूटोरियल्स बहुत अच्छी हैं। और भी बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं यहाँ पे। अगर आपको और टेम्पलेट्स देखने हैं तो आप मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करें, और नीचे यहाँ पे आपको अपनी सारी एक्सेल की रीसेंट फाइल्स नजर आएंगी। अगर आपको आपकी फाइल नजर नहीं आ रही है तो आप यहाँ पे उसे सर्च भी कर सकते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं अपनी ट्यूटोरियल की सैंपल फाइल सर्च करूंगी, और फिर आप देखेंगे कि सारी एक्सेल ट्यूटोरियल फाइल्स कैसे सर्च लिस्ट में नजर आती हैं। आप अपनी फाइल्स को पिन भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, और फिर वो फाइल्स आपको पिन्ड टैब में हमेशा नजर आएंगी। यहाँ मैंने अपनी ट्यूटोरियल फाइल्स सर्च की हैं और इसे पिन कर दिया है, तो ये इस टैब में नजर आ रही हैं। और यहाँ मुझे वो वाली वर्कबुक्स नजर आ रही हैं जो दूसरे लोगों ने मेरे साथ शेयर की हैं। अब अगर मुझे सारे टेम्पलेट्स देखने हैं तो मैं यहाँ न्यू पे क्लिक कर सकती हूँ, और यहाँ सारे टेम्पलेट्स कैटेगरीज में नजर आते हैं। और अगर मैं ओपन पे क्लिक करती हूँ तो और भी ज्यादा रीसेंट फाइल्स की लिस्ट आ जाती है। अगर मेरी कोई फाइल वन ड्राइव या शेयर पॉइंट पे है तो वो यहाँ पे क्लिक करने से मिलेगी। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको आपकी पुरानी फाइल्स तक ले जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आपको ये दिखाई दे रहा होगा, ये एक खाली एक्सेल की फाइल है। जब हम ब्लैंक वर्कशीट पे क्लिक किया था हमने, तो ये एक नई फाइल खुलती है। यहाँ पे आपको ये कुछ ऊपर अल्फाबेट्स नजर आ रहे होंगे और साइड में ये नंबर्स नजर आ रहे होंगे। एक्सेल शीट जो है वो कॉलम्स और रोज में डिवाइड हुई होती है। उसके सारे कॉलम्स अल्फाबेट से और उसके रोज नंबर से आइडेंटिफाई होते हैं। मतलब कि जब आपको किसी रो के बारे में बात करनी होती है तो आप उसमें रो नंबर बोलते हैं, और जब किसी कॉलम के बारे में बात होती है तो उसमें कॉलम का अल्फाबेट दिखाया जाता है। पूरी एक्सेल शीट में ये जो सारे बॉक्सेस आपको नजर आ रहे हैं इन्हें सेल्स कहते हैं। सेल्स, हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है, एक रेफरेंस होता है। हर सेल का जो एड्रेस होता है वो उसके कॉलम के अल्फाबेट और रो के नंबर से बनता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में जहां जिस बॉक्स में मैंने सेल्स लिखा है उस बॉक्स का एड्रेस है बी, क्योंकि ये कॉलम बी में है, और 3 क्योंकि ये रो नंबर 3 में है। तो इसका एड्रेस अगर आपसे कोई पूछे कि इस कौन सा सेल का इस सेल का क्या एड्रेस है, तो वो होगा B3। ये सेल का एड्रेस आपको यहाँ पे ऊपर कोने में भी नजर आता है। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर ये जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है
इसे कहते हैं फॉर्मूला बार। इस फॉर्मूला बार में जब भी आप सेल में कुछ भी लिखते हैं तो आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा। अगर आपके सेल में सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है या कोई सिर्फ नंबर लिखा हुआ है तो आपको जो आपके सेल में दिखाई दे रहा है ऊपर फॉर्मूला बार में भी सिर्फ वही दिखाई देगा। एग्जाम्पल दूसरा मैं देती हूँ। यहाँ पे आपको सेल्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी सेल्स लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे दूसरे सेल में कोई फंक्शन डालती हूँ, हर फंक्शन इज इक्वल टू से शुरू होता है, तो अगर मैं कोई फंक्शन डालती हूँ जैसे कि 5+4, यहाँ पे आपको उसका आंसर दिखाई देगा। लेकिन अगर आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे वो फंक्शन या वो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है जिससे हमें वो जवाब मिला। जब मैंने ऊपर क्लिक किया तो नीचे भी आपको वो वही दिखा रहा है कि फॉर्मूला बार में क्या लिखा हुआ है। जब मैं एंटर दबाती हूँ तो यहाँ पे उसका जवाब आ जाता है, लेकिन फॉर्मूला बार में फिर भी सिर्फ वही दिखाई दे रहा है कि इस सेल की कैलकुलेशन में क्या किया गया है। इसके अलावा एक्सेल जो है वो शीट्स से बना हुआ होता है। यहाँ नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा कि लिखा हुआ है शीट 1। अगर आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो इसका नाम भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया डेटा और एंटर दबाया तो वो कंप्लीट हो जाता है नाम चेंज। उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा प्लस साइन है जिससे आप और भी शीट्स अपने एक्सेल की वर्कबुक में ऐड कर सकते हैं। ये जो पूरी फाइल नजर आ रही है एक्सेल की, इसे या तो वर्कबुक कहते हैं या फिर स्प्रेडशीट, और जो नीचे यहाँ पे नजर आ रही हैं ये एक शीट जो है उसे वर्कशीट बोलते हैं। और हम यहाँ पे क्लिक करके एक नई शीट भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ डेटा शीट 2 और एंटर दबाया और इसका नाम चेंज हो गया। यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जूम लेवल दिखाता है। इसमें आप अपने एक्सेल की शीट, अगर आपका स्क्रीन छोटा है या डेटा ज्यादा है तो आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं, इसे बढ़ा सकते हैं। इससे देखिए सेल का साइज बड़ा हो गया और फिर इसे दूसरी तरफ ड्रैग करेंगे तो इससे सेल का साइज छोटा हो जाएगा। और ऊपर इस सेक्शन को हम कहते हैं रिबन। यहाँ ऊपर रिबन में अलग अलग टैब्स हैं, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू और हेल्प। होम टैब में जैसे कि यहाँ पे थोड़े से क्लिपबोर्ड के बेसिक फंक्शंस हैं, कॉपी पेस्ट, कट, फॉर्मेट, पेंटर। यहाँ पे बिल्कुल जो वर्ड, आउटलुक, जिसमें भी आप कोई भी एडिटर होता है जहाँ पे टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग होती है उसमें फॉन्ट का सेक्शन जरूर होता है, तो ये फॉन्ट की कैटेगरी है। फिर यहाँ पे डेटा की जो अलाइनमेंट है, सेंटर, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, ये सब है। और भी यहाँ पे दूसरे कुछ टाइप के बटन्स आपको नजर आएंगे, जैसे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट एज टेबल, जो हम आगे कुछ टॉपिक्स में देखेंगे कि किस तरह से उसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर इंसर्ट है। फिर हम इंसर्ट में चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपनी एक्सेल की वर्कबुक में इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि पिवट टेबल, रेकमेंडेड पिवट टेबल, ये दोनों एक जैसे हैं। हम आगे भी इसके बारे में सीखेंगे कि पिवट टेबल्स क्या होता है। हमारी एक पूरी वीडियो है सिर्फ पिवट टेबल्स के बारे में, तो अगर आपको उसमें एडवांस्ड इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो वाली वीडियो जरूर देखें। तो ऐसे कई सारे टैब्स हैं हमारे पास यहाँ पे, जिसमें टैब के हिसाब से नाम दिया गया है और उसके ऑप्शंस उसमें आपको नजर आएंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी ये ऊपर की रिबन नजर नहीं आती है, या फिर आपका लैपटॉप का स्क्रीन थोड़ा छोटा है और आपको ज्यादा जगह चाहिए डेटा देखने के लिए अपनी एक्सेल फाइल में। तो उसके लिए आप यहाँ पे अपनी रिबन के ऊपर जाइए और यहाँ पे राइट क्लिक करें। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो एक मेनू खुलेगा जिसमें लिखा हुआ है कस्टमाइज द रिबन या फिर कोलैप्स द रिबन। कोलैप्स द रिबन का शॉर्टकट भी दिखाई देगा। अगर आप उसके ऊपर पॉइंटर को लेकर आएंगे, इधर लिखा हुआ है Ctrl+F1। इसको क्लिक करते ही जो ऊपर की रिबन है वो छोटी हो जाएगी, छुप जाएगी, और वो उसके शॉर्टकट्स जो हैं या उसके जो टैब के नाम्स हैं वो एक छोटे से कॉम्पैक्ट मेनू के तौर पे आपको ऊपर दिखाई देंगे। अगर आपको वो रिबन वापस चाहिए तो किसी भी इन मेनू पे या तो आप राइट क्लिक करके कोलैप्स रिबन पे फिर से क्लिक करें, या फिर इनमें से किसी भी एक आइटम पे डबल क्लिक करें तो ये मेनू या फिर ये रिबन जो है वो वापस खुल जाती है। तो चलिए अब डेटा एंट्री की तरफ चलते हैं।
मेरे पास एक ये सिंपल सा फॉर्म है। इस फॉर्म में कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जो आमतौर पे हर फॉर्म में आपको दिखाई देंगी, जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी का नाम और फिर कॉन्टैक्ट एड्रेस की अलग फील्ड्स हैं। तो इस फॉर्म को हम एक्सेल में डालेंगे उसके डेटा के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस सेल्स को डिलीट करके इस फॉर्म शीट को साफ कर देती हूँ। हमारे इस हाथ से भरे हुए फॉर्म में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंपनी की फील्ड है और बाद में और भी फील्ड्स हैं जो हम बाद में आके चेक करके फिर इस एक्सेल शीट में डालेंगे। इसे डालने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप सबसे पहले अपनी एक्सेल शीट को सेव जरूर कर लें, और सेव करने के लिए यहाँ पे ऊपर ये जो सेव का आइकॉन है इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करने के बाद वो आपको ऑप्शन देता है अपनी फाइल का एक नाम डालने का, और फिर वो नाम डाल के आप जिधर चाहें उस फाइल को सेव कर लें। तो मैं अपनी फाइल का नाम रखूंगी form1 और फिर उसे अपनी वन ड्राइव में सेव कर लूंगी। वन ड्राइव में सेव होने के बाद अब हम लोग शुरू करते हैं इस फॉर्म को अपनी एक्सेल शीट में अपडेट करने के। सबसे पहले हम डालेंगे फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम और फिर कंपनी। ये हमारी फील्ड्स होंगी जो हेडर पे आएंगी। तो हम सबसे पहले आएगा फर्स्ट नेम, फिर आएगा लास्ट नेम और फिर आएगा कंपनी नेम। आपने देखा होगा कि जब मैं एक सेल से दूसरे सेल में जा रही हूं तो उसके लिए मैं टैब पे प्रेस अपनी कीबोर्ड पे टैब प्रेस कर रही हूँ। इसके दो और भी ऑप्शंस हैं जो आप कर सकते हैं। एक तो ये कि आप लेफ्ट राइट जो एरो की होता है वो भी यूज कर सकते हैं। उससे आप जब आप टाइप करें, कुछ भी टाइप करें, मैं यहाँ पे टेस्ट टाइप करती हूँ और फिर मुझे दूसरे बराबर वाले राइट वाले सेल में जाना है तो मैंने राइट की प्रेस किया, वो भी कर सकते हैं आप। या फिर आप टैब की भी प्रेस कर सकते हैं जो कैप्स लॉक के ऊपर होता है। इसमें एक और चीज आपको नजर आ रही होगी और वो ये है कि ये जो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और कंपनी नेम है ये इन सेल्स के अंदर असली में फिट हो नहीं रहा। यहाँ पे कट गया है क्योंकि आगे और भी सेल्स में इंफॉर्मेशन डाली गई है और यहाँ पे इस सेल के ये बाहर, इस कॉलम के बाहर ही चला गया है। तो इन नामों को, इन सेल्स, इन कॉलम्स को इन नाम के हिसाब से एडजस्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो आप अपने माउस को दोनों कॉलम्स के बीच में लेकर आएं और जब उसका कर्सर चेंज हो जाए तो फिर उस पे लेफ्ट क्लिक करके उसे ड्रैग करें राइट पे। राइट पे भी ड्रैग कर सकते हैं, लेफ्ट पे भी ड्रैग कर सकते हैं और जैसे आपको सही लगे उतना एडजस्ट करके फिर छोड़ दें। ये तो हुआ मैनुअल तरीका। एक और है ऑटोमेटिक तरीका जिसमें आपको ये अंदाजा नहीं लगाना पड़ेगा कि मैं कितना राइट करूं कितना लेफ्ट करूं। एक्सेल खुद ही वो आपके लिए राइट या लेफ्ट कर देगा। तो उसके लिए वापस आप अपना कर्सर जो है वो दोनों कॉलम्स के बीच में लाएं और जब उसका कर्सर चेंज हो जाए तो आप उस पर डबल क्लिक करें। देखिए फिर से करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने डबल क्लिक किया उस कॉलम का साइज टेक्स्ट जो आपके सेल में टेक्स्ट है उसके हिसाब से एडजस्ट हो गया है ऑटोमेटिकली, और उसी के हिसाब से हुआ है, आपको उसको अंदाजा लगा के आगे पीछे नहीं करना पड़ा। अब और फील्ड्स देखते हैं हमारे फॉर्म में और क्या है। फिर है कॉन्टैक्ट एड्रेस जिसमें लिखा हुआ है फ्लैट या ऑफिस का एड्रेस, हाउस, बिल्डिंग, रोड नंबर या नेम। तो हम यहाँ लिखते हैं फ्लैट, ऑफिस, फिर जाते हैं। अब यहाँ पे हमें फिर दिखाई दे रहा है कि ऊपर के जो नाम है वो अभी भी सेल के अंदर फिट नहीं हो रहा है जैसे कि ये। तो उसके लिए मैं तीनों को एक साथ एडजस्ट करने के लिए मैंने तीनों कॉलम्स को सेलेक्ट किया और फिर इनमें से किसी एक के कॉलम के बीच में जाके जैसे ही मेरा कर्सर चेंज होता है मैं डबल क्लिक करूंगी तो वो तीनों के तीनों एक साथ एडजस्ट हो गए। तो हमें ज़रूरी नहीं कि एक एक करके एडजस्ट करें, हम पूरी शीट को एक साथ, अगर हमारे पूरे शीट में के साइज में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो आप उस पूरे शीट के साइज कॉलम्स को ऐसे सेलेक्ट करके और फिर उसे एडजस्ट कर सकते हैं। वो खुद ब खुद सारे के सारे कॉलम्स का साइज एडजस्ट हो जाएगा। अब हम डेटा डालना शुरू करेंगे। अपना फॉर्म लेते हैं और फिर ऑफिस की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लैट,
तो हमारे केस में हम जानना चाहते हैं कि वो ऑफिस है या फ्लैट। उसके बाद फिर हम एक कॉलम डालेंगे जिसमें लिखा हुआ होगा एड्रेस। तो यहाँ पे हम डालेंगे ये फ्लैट है, ऑफिस नहीं है। और हमें चाहते हैं कि एक और कॉलम बीच में डालें जिसे हम कहेंगे एड्रेस। तो उसके लिए हमने इस कॉलम को, आगे वाले कॉलम को सेलेक्ट किया पूरा, और फिर राइट क्लिक करके कॉलम के ऊपर टॉप पे, और फिर यहाँ पे मैं डालूंगी इंसर्ट। जैसे ही मैं इंसर्ट डालूंगी तो जिस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया है उससे पहले एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे मैं डालूंगी एड्रेस। फिर हम जाएंगे इधर और देखेंगे क्या नाम है एड्रेस का, हैरिसन स्ट्रीट। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा जैसे ही मैंने ये डिजिट्स डाले तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट चेंज हो गया है। वो इसलिए क्योंकि एक्सेल जो है ऑटोमेटिकली इस नंबर को टेक्स्ट समझ रहा है। हम इसको यहाँ पे फॉर्मेट, जो ऊपर आपको सेक्शन नजर आएगा जिसपे नंबर लिखा हुआ है, इसे आके यहाँ पे हम इसको नंबर बना देंगे। जब हम नंबर बनाएंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हैश हैश जैसे आ गया है। वो तब आता है जब पूरा नंबर सेल के अंदर फिट नहीं हो पाता। फिर से हम कॉलम को एडजस्ट करेंगे डबल क्लिक करके। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस हैं, हम वो भी निकाल देंगे। तो डेसिमल प्लेसेस निकालने के लिए ये ऊपर अगेन फिर से ये ऊपर नंबर का सेक्शन है, यहाँ पे एक इंक्रीज डेसिमल है और एक डिक्रीज डेसिमल है। हम इसको डिक्रीज करके बिल्कुल जीरो कर देंगे ताकि ये इंटीजर की तरह टेलीफोन नंबर दिखाई दे। और अब आखिर में हमारे पास है ईमेल एड्रेस। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा जैसे हमने ईमेल एड्रेस डाला वो और एंटर प्रेस किया तो ईमेल एड्रेस जो है वो खुद ब खुद एक लिंक बन गया। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो जो आपके कंप्यूटर पे आपकी मेल एप्लीकेशन होगी, डिफॉल्ट मेल एप्लीकेशन, चाहे वो आउटलुक हो या मेल हो, तो वो जो है वो खुल जाएगी जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे। उसके अलावा अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो कि बहुत सारे ऐसे डेटा हैं जो अपनी अपने कॉलम्स में फिट नहीं हो रहे हैं। उसके लिए या तो आप इनको सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करके उसको बड़ा कर दें, या तो आप ये कर सकते हैं, या फिर आपके पास ये ऑप्शन है कि इनको सेलेक्ट करके आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करें। जब आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कॉलम की जगह रो एडजस्ट हो जाएगा, रो की चौड़ाई बढ़ जाएगी ताकि आपका पूरा टेक्स्ट उसके अंदर फिट हो जाए। तो अब हमारी एक्सेल शीट में हम चाहते हैं कि एक सीरियल नंबर या आईडी नंबर की तरह एक कॉलम हो। तो उसके लिए मैंने अपने ए कॉलम पे लेफ्ट क्लिक करके अब इसको सेलेक्ट किया और फिर राइट क्लिक करके मैं इंसर्ट पेज क्लिक करूंगी। यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड हो गया तो फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी सीरियल नंबर और एंटर प्रेस करूंगी। यहाँ पे फिर मैं सीरियल नंबर डालना शुरू करूंगी 101 से। लेकिन मैं चाहती हूँ कि 101 से सीरियल नंबर स्टार्ट हो और फिर जाए 102, 103, 104 ऐसे। जैसे जैसे मैं नए नए रिकॉर्ड्स ऐड करती रहूं ये सीरियल नंबर अपडेट होता रहे। तो उसके लिए मैं ऐसे कर सकती हूँ कि मैं यहाँ डालूं 102, फिर 103, और जब भी रिकॉर्ड क्रिएट करूं तो मैं ऊपर देखकर नीचे का सीरियल नंबर अपडेट कर दूं। या फिर अगर मेरे बहुत सारे सीरियल रिकॉर्ड जो हैं वो यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं, सीरियल नंबर को मैं इस तरह से सेलेक्ट करके जब यहाँ पे एक छोटा सा ग्रीन कलर का बटन बन जाता है उस पर अपना कर्सर लाती हूँ तो मेरा कर्सर ब्लैक हो जाएगा। उस पर मैं लेफ्ट क्लिक करके नीचे ड्रैग करूंगी। जब मैं ड्रैग करती हूँ तो एक्सेल ऑटोमेटिकली इस सीरियल नंबर को एक एक करके इंक्रीमेंट या अपडेट कर देता है और मेरी फील्ड्स में डाल देता है। मुझे एक एक करके खुद टाइप करके सेल्स में ये सीरियल नंबर डालना नहीं पड़ता। तो अब इसी तरह मैं थोड़ी सी यहाँ पे और सैंपल इंफॉर्मेशन डालती हूँ। तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे हमारा एरिया जो है वो थोड़ा सा पढ़ना मुश्किल हो रहा है और उसके लिए हम अपने सेल की, अपने कॉलम की जो विड्थ है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हम अपना कॉलम सेलेक्ट करेंगे और ये रैप टेक्स्ट को हटा देंगे, नहीं तो उसकी सेल जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट नहीं हो पाएगी। और रैप टेक्स्ट हटा के और फिर अपने कॉलम को सिलेक्ट की रखें और फिर यहाँ पे लाके डबल क्लिक करें, तो फिर वो आपके डेटा के हिसाब से सेल का कॉलम की जो विड्थ है वो एडजस्ट हो जाएगी। अब चलते हैं हम दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसे कहते हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन से हम ये जिम्मेदारी एक्सेल पे ही डाल देंगे कि जो डेटा हमने डाला है क्या वो सही है, सही फॉर्मेट में है या नहीं। तो इस एग्जाम्पल में हम अपने टेलीफोन नंबर पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले अपने डेटा को सेलेक्ट करें और फिर चलते हैं यहाँ पे डेटा टैब पे। उसके बाद आप जाएं डेटा वैलिडेशन पे और सबसे पहला ऑप्शन जो डेटा वैलिडेशन लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें। यहाँ पे ये विंडो ओपन होती है। इधर यहाँ पे लिखा हुआ है वैलिडेशन क्राइटेरिया अलाउ, ऐसा कौन सा डेटा आपका एक्सेल जो है वो अलाउ करे। अभी फिलहाल इसमें लिखा हुआ है एनी वैल्यू, तो कोई भी वैल्यू आप डालें एक्सेल कुछ नहीं बोलेगा, कोई एरर नहीं डालेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि टेलीफोन नंबर में सिर्फ 10 कैरेक्टर्स या 10 नंबर्स ही हों, उससे ज्यादा ना हो। हमारे ऊपर वाले एग्जाम्पल में इससे ज्यादा नंबर्स हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हम इस एरो पे क्लिक करेंगे। हम चाहते हैं टेक्स्ट की लेंथ जो है वो इक्वल टू हो 10 के। ठीक है, मतलब जो हमारी इसमें फील्ड है वो 10 नंबर से ज्यादा ना हो। फिर हम ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमें यहाँ पे तो कोई एरर नजर नहीं आया। यहाँ पे तो 10 कैरेक्टर्स या 10 नंबरों से ज्यादा नंबर डले हुए हैं। तो इसे देखकर आप याद रखें कि जब भी आप डेटा वैलिडेशन अपनी एक्सेल फाइल में डालें तो पहले से डला हुआ डेटा चेक नहीं होता। सिर्फ जब आप डेटा नया डालेंगे वो ही चेक होगा। तो हमारे इस एग्जाम्पल में जब मैं F2 दबाऊंगी इसका मतलब कि मैंने एडिट को इनेबल कर दिया है। इसके अंदर मैं कोई भी चेंजेस करके और अब मैं एंटर प्रेस करूंगी। जब मैं एंटर प्रेस करूंगी तो फिर एक्सेल फिर से डेटा वैलिडेशन करके चेक करेगा कि डेटा जो है वो सही डाला है या नहीं। अब मैं एंटर प्रेस करती हूँ और उसे प्रेस करते ही ये एरर आ जाएगा, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस डिफाइंड फॉर दिस सेल। इसका मतलब यह है कि ये जो वैल्यू मैंने डाली है वो डेटा वैलिडेशन में जो हमने रूल डाला था वो उसे मैच नहीं करता, इसलिए ये डेटा अलाउ नहीं होगा। तो इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम रीट्राई पे क्लिक करें और फिर हम अपने डेटा को ठीक करें। तो हम ये देख लें कि हमारे कैरेक्टर्स जो हैं वो 10 कैरेक्टर्स हैं जी, ठीक है। अब एंटर करें तो अब वो डेटा एंटर हो जाएगा। दूसरी चीज जो आप डेटा वैलिडेशन से कर सकते हैं वो है ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना। ड्रॉप डाउन मेन्यू डालने से फायदा एक आपको तो ये होगा अगर आप डेटा एंट्री कर रहे हैं कि आप जल्दी जल्दी सिर्फ ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करके डेटा डाल सकते हैं। और दूसरी चीज ये होगी कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। तो उसके लिए हम इस कॉलम को ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाते हैं। इसमें हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फ्लैट या फिर ऑफिस। तो हम ड्रॉप डाउन मेन्यू में डालेंगे ऑप्शंस फ्लैट या फिर ऑफिस। तो हम सेलेक्ट करते हैं अपना कॉलम और फिर से जाएंगे हम डेटा वैलिडेशन पे, क्लिक करें डेटा वैलिडेशन पे। अब हम चाहते हैं कि जो अलाउ हो वो हो एक लिस्ट, जो ड्रॉप डाउन लिस्ट होगी। उस पर क्लिक किया। अब मैं चाहती हूँ कि या तो मेरे पास दो ऑप्शन है अगेन फिर से यहाँ पे, कि यहाँ पे मैं डालूं फ्लैट और ऑफिस ऐसी लिख दूं जैसे का जैसा है, या फिर अगर मेरी लिस्ट किसी और शीट में है मैं वो भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। तो अभी इस एग्जाम्पल में आपको दोनों ऑप्शंस दिखा देती हूँ। तो मैं पहले लिखूंगी फ्लैट, फिर डालूंगी कॉमा और फिर लिखूंगी ऑफिस और फिर मैं क्लिक करूंगी ओके पे। जैसे मैं ओके पे क्लिक करती हूँ यहाँ पे जब मैं इस सेल पे आऊंगी तो यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा, ये छोटा सा एरो साइड में आ जाएगा कि जिसमें आप ऑफिस या फ्लैट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ एक तरीका। दूसरा तरीका, चलिए फिर से चलते हैं ऊपर, डेटा वैलिडेशन इसका निकाल देते हैं पहले, इसको सिलेक्ट करके और डेटा वैलिडेशन को निकालने के लिए आप वापस उस पर आएँ और एनी वैल्यू पे क्लिक करके ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे वो आपके एरो छोटे चले जाएंगे।
हम चाहते हैं अब लिस्ट, एक लंबी लिस्ट में से हम सेलेक्ट करें। तो चलिए हम दूसरी एक्सेल शीट पे चलते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं फ्लैट, ऑफिस, लेट्स से हम लिखते हैं कंपनी। ये लिख दिया हमने, लिस्ट, पूरी लंबी लिस्ट बना दी ताकि आपको दिखाई दे क्लियरली कि क्या हुआ है यहाँ पे। तो हम जाएंगे फिर से डेटा वैलिडेशन पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे लिस्ट पे। अब यहाँ पे हम एक एक करके वैल्यूज डालने की जगह इस एरो पे क्लिक करेंगे, अपनी दूसरी शीट पे जाएंगे और उन सारे ऑप्शंस को सेलेक्ट करके फिर से उस एरो पे क्लिक करेंगे और फिर ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास फिर से वो एरो छोटा सा आ जाता है और यहाँ पे हमारी वो पूरी लिस्ट आ जाती है जो इधर अपडेटेड है। इसका फायदा ये है कि अगर आपने इधर कोई भी चेंज किया तो वो इस लिस्ट में भी चेंज हो जाएगा, आपको फिर से डेटा वैलिडेशन में जाके उसे अपडेट करने की जरूरत नहीं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ प्ले लिस्ट में मैं यहाँ कंपनी की जगह लिखती हूँ टावर और फिर मैं जाती हूँ इधर लिस्ट पे, देखती हूँ तो यहाँ पे आ गया टावर। तो ये तो हुआ एक तरीका जल्दी जल्दी डेटा एंट्री करने का। एक और तरीका ये है कि अगर आपने ऊपर अपने सेल में, जैसे ये हमारा कॉलम है जिसमें सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, या तो फ्लैट होगा या ऑफिस। अगर हमारे ज्यादा ऑप्शंस हैं तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी इस एग्जांपल में हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, फ्लैट या ऑफिस। तो अगर आपके किसी सेल में ऊपर कुछ लिखा हुआ है और आप चाहते हैं कि वो नीचे वाले सेल में भी कॉपी हो जाए, तो एक शॉर्टकट है जिसे कहते हैं कंट्रोल डी। कंट्रोल और डी जो आपके कीबोर्ड पे है उसे एक साथ दबाएं तो ऊपर लिखा हुआ सेल नीचे कॉपी हो जाता है। चलिए फिर से एक एग्जांपल मैं और दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने ये वाला है एरिया, यहाँ पे लिखा हुआ है सिटी, मैं चाहती हूँ कि नीचे वाले रिकॉर्ड में भी सिटी ही हो। अब मैं प्रेस करूंगी अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल और डी, तो नीचे भी वही लिखा हुआ आ गया जो ऊपर लिखा हुआ है। अगर मैं चाहती हूँ कि नीचे आने वाले 5 या 6 सेल्स में सेम चीज लिखी हुई हो, तो मैं एक इस सेल को सेलेक्ट करूंगी और नीचे बाकी जितने भी खाली सेल्स हैं जिसमें मैं चाहती हूँ कि सिटी लिखा हुआ आए वो सेलेक्ट करूंगी और फिर कंट्रोल डी प्रेस करूंगी। उस सारे के सारे सेल्स में जो सबसे ऊपर वाला सेल लिखा हुआ होता है उसके सारे नीचे वाले सेल्स में वो डेटा या वो टेक्स्ट कॉपी हो जाता है। अब चलते हैं फॉर्म्स की तरफ। एक तरीका तो ये है कि हम एक्सेल में ही एक विंडो बना लें जो एक फॉर्म की तरह है और उसके अंदर हम एक एक करके डेटा ऐड कर दें। आजकल दूसरा तरीका ये भी नया आया है जिसे आप एमएस फॉर्म्स यूज करते हैं। ये हम बिल्कुल आखिर में डिस्कस करेंगे बोनस सेक्शन में। तो इसके लिए हम सबसे पहले चलेंगे फाइल पे और यहाँ सबसे नीचे लिखा हुआ है ऑप्शंस, उस पर क्लिक करें। जब उस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुलेगी। इसके ऊपर आप जाइए क्विक एक्सेस टूल बार पे, इस पे क्लिक करें और फिर ये विंडो आती है। इधर टॉप पे लिखा हुआ है चूज कमांड्स फ्रॉम, इधर क्लिक करें और यहाँ पे सेलेक्ट करें ऑल कमांड्स। जब आप ऑल कमांड्स सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे पूरी लिस्ट उन कमांड्स की आ जाती है जो आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार पे डाल सकते हैं। हमें चाहिए फॉर्म्स, तो हम कहीं भी इधर क्लिक करेंगे और टाइप करेंगे FOR, तो फिर हम उस सेक्शन में आ जाएंगे जहाँ पे फॉर्म हमें नजर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म 3 डॉट्स के साथ, उस पर क्लिक करें और फिर ऐड पे क्लिक करें। जब आप ऐड पे क्लिक करके ओके पे क्लिक करेंगे तो ये एक ऊपर नया आइकॉन आ जाएगा। फिर हम अपने टेबल पे कहीं भी क्लिक करेंगे और फिर इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया ये मुझे अपने एक पूरे पेज पे मेरा पूरा एक रिकॉर्ड का डिटेल्स दिखा रहा है। जैसे कि ये देखिए, सबसे पहला है SR नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है SR नंबर। फिर यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट नेम विक्टोरिया है, लास्ट नेम यंगमैन है, यहाँ पे भी फर्स्ट नेम विक्टोरिया, लास्ट नेम यंगमैन। तो ये तो हुआ पहले से भरे हुए रिकॉर्ड्स का। अगर मुझे नीचे और रिकॉर्ड्स भरने हैं तो फिर मैं क्या करूं? ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 of 10। इसका मतलब इस फॉर्म ने, एक्सेल ने ये डिटेक्ट किया है कि आपकी शीट में 10 रिकॉर्ड्स हैं। चलिए देखते हैं, हमारे कुछ रिकॉर्ड्स तो खाली हैं तो उसमें क्या दिखाई दे रहा है।
तो इधर मैं नीचे एरो पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे दूसरा रिकॉर्ड दिखा रहा है जिस पे लिखा हुआ है कार्लोस ब्राउन। ये उसका नाम है, कार्लोस ब्राउन। चलिए तीसरे रिकॉर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे है ओलिविया विल्सन जो यहाँ लिखा हुआ है। चौथा रिकॉर्ड हमारा खाली है लेकिन यहाँ फ्लैट ऑफिस के नीचे ऑफिस लिखा हुआ है। तो हम यहाँ जाएंगे, सीरियल नंबर है 104, बाकी सब खाली है, सिर्फ यहाँ पे ऑफिस लिखा हुआ है तो यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे एरिया सिटी है तो यहाँ पे भी एरिया सिटी दिखाई दे रहा है। तो इसमें फायदा ये है कि मैं जल्दी जल्दी जो भी मेरे फॉर्म में डिटेल्स होंगी वो मैं यहाँ भर सकती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ पेट्रिशा और यहाँ पे लॉन्ग, इस तरह से। यहाँ पे अब मैं टैब की प्रेस करके सिर्फ दूसरे दूसरे फील्ड्स में जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्रिएटिव, फिर यहाँ ऑफिस है, यहाँ एड्रेस में कुछ भी लिख देते हैं। और मैंने ये इंफॉर्मेशन इसमें अपडेट कर दी। अब आपको अगर याद होगा तो हमारे टेलीफोन वाली फील्ड में डेटा वैलिडेशन है। इसका मतलब कि जो टेलीफोन नंबर है वो सिर्फ 10 डिजिट का ही हो सकता है, उससे ना कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है। मेरे एग्जाम्पल में मैंने 9 डिजिट्स डाले हैं, कोई भी गलती कर सकता है। तो सिर्फ एग्जाम्पल दिखाने के लिए मैं देखना चाहती हूँ कि क्या एक्सेल इस गलती को पकड़ता है। तो इस रिकॉर्ड को सिस्टम में डालने के लिए मैं क्लिक करूंगी न्यू पे। जैसे मैंने न्यू पे क्लिक किया, एक्सेल जो है उसी सेल में चला गया जहां पे गलती है और फिर मुझे वही एरर दे रहा है कि ये वैल्यू जो है वो डेटा वैलिडेशन की वजह से सही नहीं है। अब फिर से मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, तो मैं रीट्राई पे क्लिक करूंगी तो ये मुझे वापस हमारे फॉर्म पे ले जाता है। यहाँ पे मैं ये चेक करूंगी कि हमारा टेलीफोन नंबर करेक्ट है या नहीं। तो मैं यहाँ पे एक और डिजिट अगर मैं ऐड करके अब मैं न्यू पे क्लिक करती हूँ तो ये सारा रिकॉर्ड नीचे आप देखें अपडेट हो गया और मुझे एक्सेल में एक एक करके चीजें डालनी भी नहीं पड़ी और हमारा डेटा वैलिडेशन भी काम किया। अब अगर हम इधर ऊपर जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे और भी रिकॉर्ड्स हैं जो खाली हैं अभी। 104 भर गया है जो अभी हमने अपडेट किया। अब मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि क्या जो फ्लैट ऑफिस है जिसमें मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट की थी वो अगर मैं गलत डालूं तो वो सिस्टम पकड़ता है कि नहीं। चलिए देखते हैं। तो अब हमने अपना डेटा इसमें भर दिया है, चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे फ्लैट ऑफिस की जगह, फ्लैट या ऑफिस की जगह होम लिखा है। तो अब हम देखना चाहते हैं कि हमने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन डाला था जिसमें ऑप्शंस जो हैं वो हमारी इस लिस्ट में थी, उसमें होम नहीं है। तो उसकी जगह मैंने सिर्फ होम डाला है, देखते हैं क्या एरर आता है। तो हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर वही सेम एरर आया, दिस वैल्यू डजंट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शंस। इसका मतलब ये वैल्यू और उसी सेल को सिलेक्ट कर लेता है सिस्टम दिखाने के लिए कि गलती किधर हुई है। अब हम क्लिक करेंगे रीट्राई पे और फिर हमें पूरी इन्फॉर्मेशन डालने की फिर से ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी इस इन्फॉर्मेशन को हम करेक्ट करके और फिर न्यू पे क्लिक करेंगे और वो सारी इन्फॉर्मेशन सिस्टम में चली गई। आप इधर क्लोज पे क्लिक कर दें अगर आपके फॉर्म्स भर गए हैं, और अगर नहीं भरे तो फिर आप एक एक करके नीचे स्क्रॉल करते रहें और अपने सारे रिकॉर्ड्स को भर के और फिर न्यू पे क्लिक कर दें और फिर क्लोज। तो चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसे ट्रांसपोज कहते हैं। ट्रांसपोज में ये होता है कि अगर आपका डेटा इस तरह से ऊपर से नीचे रिकॉर्ड्स जा रहे हैं, उसकी जगह अगर आपसे किसी ने कहा हमें ऊपर से नीचे नहीं, हमें साइडवेज रिकॉर्ड चाहिए, ऐसे कि यहाँ पे सीरियल नंबर हो, फिर नीचे उसके फर्स्ट नेम लिखा हुआ हो हेडर, उसके नीचे लास्ट नेम, और फिर रिकॉर्ड जो है वो इस तरह से आए कि जो कॉलम्स हैं वो रोज में आए और जो रोज हैं वो कॉलम में, एक एक रिकॉर्ड जो है वो एक एक कॉलम में आए। तो उसे हम कहते हैं डेटा को ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज करने के तीन तरीके हैं, मैं आपको तीनों दिखा देती हूँ। सबसे पहला यह है कि आप अपने डेटा को पहले सेलेक्ट करें, उसके बाद फिर उसको कॉपी करें कंट्रोल C दबा के और फिर नए शीट पे जाएं। नए शीट पे जाके यहाँ पे हम होम टैब पे जाएंगे और यहाँ पेस्ट पे
ये एरो जैसा एक पेस्ट ऑप्शन है जिसपे दो एरोज बने हुए हैं। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारा डेटा पूरा का पूरा ट्रांसपोज हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले मैं इसको एडजस्ट कर दूं साइजेस को। आपको ये दिखाई दे रहा होगा जो हमारे हेडर्स में सारे कॉलम जो नाम थे हेडर्स में, सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, जो कॉलम में आए हुए थे, अब हमारे वो रोज में आ गए हैं। यहाँ सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और जो सारे रिकॉर्ड्स हैं, हमारा एक एक रिकॉर्ड जो है वो रो की जगह अब एक एक कॉलम में आ गया है। दूसरा तरीका, अगर आपको याद ना हो कि पेस्ट करके कौन सा आइकॉन दबा क्लिक करना है, तो आप पेस्ट पे, अगर आप पेस्ट स्पेशल पे जाएंगे तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा ट्रांसपोज। उस पे आप चेक करें और फिर ओके पे क्लिक करें। चलिए फिर से उसका एग्जाम्पल को देखते हैं। हम इसको डेटा को कॉपी किया, फिर हम अपनी शीट पे यहाँ नीचे इधर जाते हैं और फिर पेस्ट स्पेशल पे जाते हैं। यहाँ पे फिर मैंने ट्रांसपोज को चेक करके ओके पे क्लिक करूंगी तो मेरा डेटा बिल्कुल वैसे ही कॉपी हो जाएगा, जैसे कि पेस्ट हो जाएगा, सॉरी, जैसे कि यहाँ पे पेस्ट हुआ है ट्रांसपोज होके। और तीसरा तरीका जिसमें हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये थोड़ा सा एडवांस है हल्का सा, क्योंकि अभी तक हमने फॉर्मूलाज डिस्कस नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी मैं ट्रांसपोज के हिसाब से आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से हम डेटा को पेस्ट करेंगे। तो जैसे कि हम आगे अपने टॉपिक में देखेंगे फॉर्मूलाज के बारे में, जब हम पढ़ेंगे कि जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हम उसको इज इक्वल टू साइन से शुरू करते हैं। तो ये तीसरा तरीका जिस तरह से हम ट्रांसपोज कर सकते हैं, उसमें हम इज इक्वल टू साइन डालेंगे और फिर हम फॉर्मूला या फंक्शन डालेंगे जिसका नाम ही है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज पूरा का पूरा आप वो वर्ड लिखेंगे। आप जब लिखना शुरू करेंगे तब एक्सेल आपको बताएगा कि ट्रांसपोज नाम के या ट्रांस से स्टार्ट होते हुए कैसे, कौन से ऐसे फंक्शंस हैं। तो फिर आप उस पर ट्रांसपोज पे क्लिक करेंगे और फिर वो हमसे पूछता है कि हम क्या डेटा उसके ब्रैकेट में डालना चाहते हैं। फिर हम अपनी डेटा शीट पे जाएंगे, फर्स्ट ब्रैकेट खोल के अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे पूरे, और जब हमने सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ ऊपर हमें फॉर्मूला बार में दिखाई देगा कि हमारा डेटा कौन से सेल से लेकर कौन से सेल तक सेलेक्ट हो गया है। हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो आपको ये बिल्कुल दिखाई देगा कि बिल्कुल ऐसे ही पेस्ट हो गया है जैसे कि पहले हमने दो एग्जाम्पल में पेस्ट किया था। तो ये तीसरा तरीका आपको और समझ में जब आ जाएगा जब हम बेसिक फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे आगे जाके, लेकिन ये बहुत जल्दी इस्तेमाल हो सकता है, इसमें कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सेल रेफरेंस की जरूरत है। अब आपको इस एग्जाम्पल में ये भी दिखाई दे रहा होगा, देखिए, चलिए इसे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे टेलीफोन नंबर के यहाँ पे फील्ड हैं जो हैश हैश दिखा रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ई एक्सपोनेंशियल वैल्यूज की तरह दिखा रहे हैं, 1.11 ई प्लस 9। इसमें मुश्किल ये आ रही है कि जो कॉलम का साइज है वो इस नंबर को ले नहीं पा रहा। तो उसके लिए जाहिर है हम अपने कॉलम के साइज को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर कॉलम पे लाके डबल क्लिक करते हैं तो कॉलम इतना बड़ा हो जाएगा कि वो नंबर को ले लेगा। यहाँ पे भी हमने किया और वो नंबर को ले लेता है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि अगर ये नंबर 12 डिजिट से ज्यादा हो जाए तो फिर ये आप अपडेट नहीं कर सकते। ये एक्सेल जो है वो इसी फॉर्मेट में दिखाएगा जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है। तो सबसे पहले हमें इसमें से डेटा वैलिडेशन निकालनी पड़ेगी। तो इधर हम सेलेक्ट करके अपने डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करके इसे एनी वैल्यू करके ओके पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम 2 डिजिट्स ऐड करते हैं। जैसे ही मैंने 2 डिजिट्स ऐड किए वो फिर से हमें e टू द प्लस 11 दिखा रहा है। तो इस पर डबल क्लिक किया मैंने, इस कॉलम के उस पर डबल क्लिक एडजस्ट करने के लिए किया और वो सेट नहीं हुआ, अपडेट नहीं हुआ। यहाँ पे करती हूँ मैं तो वो अपडेट हो रहा है क्योंकि वो 10 डिजिट्स हैं। 10 डिजिट्स जो है वो एक्सेल जो है वो एक्सेप्ट करता है। 10 से ज़्यादा अगर आपको दिखाने हैं तो वो नहीं अपडेट कर रहा, वो जनरल फॉर्मेट में दिखा रहा है और वो आपको इसी ई के साथ फॉर्मेट में दिखाएगा। अब ये तो बहुत ही अजीब सा हो जाएगा जब आपके पास रिकॉर्ड्स होंगे जिसमें टेलीफोन नंबर वगैरह होंगे, इसमें तो ठीक से नंबर दिखाई भी नहीं दे रहा। इसके लिए हमें ये देखना है कि इस सेल का जो फॉर्मेट है वो सही है।
तो आप अपने सेल्स को सेलेक्ट करें, यहाँ ऊपर होम पे जाएं और यहाँ ऊपर लिखा हुआ है जहाँ नंबर की कैटेगरी है उधर ये ऊपर आपके पास टॉप पे फॉर्मेट है। हमारे सारे सेल्स जो हैं वो नंबर फॉर्मेट पे नहीं है, जो पहला वाला है ये नंबर फॉर्मेट पे है, तो ये देखिए ऊपर नंबर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो नीचे है ये बाकी 3 जो हैं वो जनरल फॉर्मेट में है। तो इसमें अगर मैं डिजिट्स ऐड करूंगी तो वो मुझे ठीक तरीके से दिखाई दे रहा है। 12 डिजिट्स हैं, पूरे 12 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें इन सेल्स को भी नंबर फॉर्मेट में अपडेट करना है। उसके लिए हम यहाँ पे जाकर ये नंबर ऊपर लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करते हैं हमें ये दिखाई देगा कि यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस भी आ गए हैं। हमें टेलीफोन नंबर में डेसिमल प्लेसेस तो होते नहीं है, तो इसलिए हमारे पास ये 2 ऑप्शन हैं जिससे या तो आप डेसिमल प्लेस को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब 2, यहाँ पे अभी 2 जगहें दिखा रहा है डेसिमल, 2 डेसिमल प्लेसेस, उसकी जगह आप उसको 3 4 और बढ़ा सकते हैं। चलिए क्लिक करके देखते हैं, 3 4 ऐसे बन गया। अगर हमें इससे कम करना है तो इसके बराबर वाला जो बटन है उस पर क्लिक करें जब तक कि वो डेसिमल प्लेस हट ना जाए। ये तो हुआ नंबर्स के बारे में। अगर आपको और किसी फॉर्मेट में किसी वैल्यू को चेंज करना है, चलिए जैसे कि हम यहाँ पे डालते हैं कॉस्ट किसी चीज़ का, और यहाँ पे डालते हैं हम 12 और यहाँ पे हम डालते हैं 50। अब ये सारे जो हैं ये कॉस्ट है और हम चाहते हैं कि ये करेंसी फॉर्मेट में हो। तो यहाँ ऊपर बिल्कुल इन्होंने एक्सेल ने आपको क्विक नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि ये वाला जो बटन है ये है अकाउंटिंग यानी कि करेंसी। इसमें आप कोई भी पैसों की जो सिंबल्स होते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इस लिस्ट में नहीं है तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाके आप वहां पे भी अपनी करेंसी को ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी करेंसी के सिंबल्स अवेलेबल हैं, और जो सिंबल्स आपको नजर नहीं आएंगे यहाँ नीचे बिल्कुल आखिर में जाके उसके अब्रीविएशन मतलब उसके शॉर्ट फॉर्म दिखाई देंगे, तो आप उनमें से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको हम डॉलर बना देते हैं, तो उसके लिए हम सिर्फ इस पर क्लिक करेंगे तो वो डॉलर बन जाएगा। उसके बराबर में है परसेंटेज, अगर हमें उसे किसी चीज़ को परसेंटेज में दिखाना है तो हम परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो वो परसेंट बन जाता है। ये कॉमा जो है ये उन डिजिट्स के लिए है या उन नंबर्स के लिए है जो बहुत बड़े हैं और आपको उसमें कॉमा डाल के उसे पढ़ना आसान बनाना है। तो ये उन्होंने ऊपर जो एक्सेल ने जो ऊपर ये 3 दिए हैं ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले फॉर्मेट्स या फॉर्मेटिंग है नंबर्स की, और ऊपर फॉर्मेट्स हैं सारे जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अगर कुछ ऐसे हैं जो इस लिस्ट में नहीं है तो आप मोर नंबर फॉर्मेट्स पे जाके अपने नंबर को उस तरह से फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे कि उसे आप टेक्स्ट बना सकते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमें इस नंबर को टेक्स्ट बनाना होता है कि हम नहीं चाहते इसको इस्तेमाल करके कोई कैलकुलेशन हो पाए, तो उसके लिए हम इसको टेक्स्ट भी बना सकते हैं जैसे कि यहाँ पे। और यहाँ पे अकाउंटिंग है जो आपकी करेंसी दिखाएगी, डेट टाइम है, डेट टाइम से जो है वो आप जो जिस किस्म का भी फॉर्मेट डालना चाहें डाल सकते हैं, चाहे उसमें सिर्फ डेट और मंथ हो, मंथ जो है वो बड़ा हो और ईयर हो सिर्फ, या फिर टाइम भी उसमें इंक्लूडेड हो। और करेंसी का अलग फॉर्मेट है यहाँ पे जिसमें आप डेसिमल प्लेसेस भी ऐड या रिमूव कर सकते हैं, सिंबल डाल सकते हैं उसमें। नेगेटिव नंबर्स वो आपको यहाँ पे नीचे एग्जांपल्स दिखाएगा कि नेगेटिव नंबर किस तरह से दिखाई देंगे, तो आप वो भी उनमें से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे आप चाहते हैं कि वो किसी कलर में दिखाई दे ब्रैकेट्स के साथ या किसी कलर में दिखाई दे बगैर ब्रैकेट्स के, वो दिखाई देगा। और कस्टम फॉर्मेट में जो है वो आप अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग बना सकते हैं किसी भी टेक्स्ट नंबर की। ये थोड़ा सा एडवांस्ड है, ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन आप किसी भी चीज़ की फॉर्मेटिंग जो है वो कस्टम सेक्शन में अपने हिसाब से अपने मतलब से ऐड कर सकते हैं। तो हमारी एक्सेल की मेन शीट पे आते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि किस तरह से हम इन सीरियल नंबर्स को ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं। आप 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को सेलेक्ट करें, उसके बाद फिर उन्हें ड्रैग करना शुरू करें तो वो ऑटोमेटिकली आपको अपडेटेड नंबर्स दिखाएगा। ये सिर्फ नंबर्स पे नहीं, और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऑटोमेटिकली सेल को भर सकते हैं। अब चलिए कस्टम लिस्ट की तरफ चलते हैं। इधर आपको शीट पे दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे कुछ हेडर्स मैंने डाले हैं, और यहाँ पे मैं उसका सीरियल नंबर डालने वाली हूँ, जैसे कि 1 2 3। अब मैं चाहती हूँ कि ये बाकी के
हेडर्स जो हैं वो यहाँ तक अपडेट हो जाए, सीरियल नंबर। अब मैं चाहती हूँ कि आइटम कैटेगरी में मेरे पास 4 आइटम हो। एक हो आइसक्रीम, और दूसरा हो कैंडी, तीसरा हो बबल गम, और चौथा जूस। लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये लिस्ट जो है जब मैं यहाँ कैटेगरी में डालूं, ये एक के बाद एक खुद ही अपडेट हो जाए, मुझे इसको बार बार एक एक करके डालना ना पड़े। उसके लिए मैं बनाऊंगी एक ऐसी कस्टम लिस्ट जिसे जब मैं नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करूं तो वो वैसे ही अपडेट हो जैसे कि ये नंबर्स अपडेट हुए हैं। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो हम लोग चलेंगे फाइल पे, उसके बाद हम जाएंगे यहाँ नीचे ऑप्शंस पे, फिर ये विंडो खुलेगी। तो नीचे यहाँ पे आप क्लिक करें एडवांस पे, और फिर स्क्रॉल करें नीचे तक जब तक कि आपको कस्टम लिस्ट्स नहीं दिखाई दे। ये एडिट कस्टम लिस्ट्स, ये जनरल कैटेगरी या जनरल ग्रुप के नीचे होगा और इस पे लिखा हुआ होगा एडिट कस्टम लिस्ट। उस पर क्लिक करें, फिर आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कुछ लिस्ट्स जो हैं वो खुद ही पहले से बनी हुई है। जैसे कि एक लिस्ट है जिसपे लिखा हुआ है संडे मंडे ट्यूसडे, फिर संडे मंडे लिखा हुआ है लेकिन पूरे वर्ड्स के साथ, फिर जनवरी फरवरी, उसी तरह से जैन फेब है, और यहाँ पे पूरा जनवरी फरवरी। अब हम चाहते हैं कि हम खुद ही अपनी एक लिस्ट बनाएं जिसमें ये 4 एंट्रीज हों जो एक के बाद एक आए। उसके लिए हम क्लिक करेंगे न्यू लिस्ट पे, और यहाँ पे डालेंगे हम वर्ड्स आइस। इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि फ्लेवर की भी हमारी लिस्ट बनी हो, तो हम वो भी बनाएंगे। उधर न्यू लिस्ट पे क्लिक करें तो यहाँ पे जो कर्सर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। इधर फिर आप टाइप करना शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ लिखे स्ट्रॉबेरी, और जब आपकी लिस्ट बन जाए उसके बाद आप क्लिक करें इधर ऐड पे, और फिर ओके पे, इस और फिर यहाँ पे ओके पे। इसको हम क्लियर कर देते हैं यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे आइसक्रीम से वो लिस्ट स्टार्ट हो, तो जब हम यहाँ लिखेंगे आइसक्रीम और फिर हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे नीचे, तो खुद ब खुद आ गया कैंडी जो हमारी कस्टम लिस्ट के अंदर है। फिर उसके बाद आया बबल गम, और उसके बाद आया जूस। अब हम डालेंगे सबसे पहला फ्लेवर जो है स्ट्रॉबेरी, और अब हम इसको ड्रैग करेंगे नीचे, तो आ गया मैंगो। फिर उसके बाद दूसरा फ्लेवर पिस्ता, उसके बाद चौथा फ्लेवर वनीला। इसी तरह से हम चाहते हैं कि ये और भी यहाँ पे अपडेट हो जाए, तो ये पूरा का पूरा वही 4 के 4 पूरे कैटेगरी के जो आइटम्स हैं वो एक करके अपडेट हो जाएंगे। और वनीला के बाद जो हमारी लिस्ट में कैटेगरी थी, जो फ्लेवर था वो था चॉकलेट, उसके बाद स्ट्रॉबेरी, उसके बाद चॉकलेट। जो पूरे 5 फ्लेवर्स जो हमने डाले थे वो ये हैं, और उसके बाद फिर से वो लिस्ट रिपीट होना शुरू हो जाती है। तो इस तरह से आप ना सिर्फ सीरियल नंबर बल्कि दिन और अपनी पसंद की और भी कोई जो लिस्ट है वो भी बना सकते हैं। यही सेम चीज आप डेट के साथ भी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं डेट के लिए। हम यहाँ पे डेट का एक कॉलम डालते हैं और डेट डालते हैं हम 1 जनवरी 2023। अब इसको हम इसका फॉर्मेट भी अपडेट कर देते हैं। तो हम यहाँ से फॉर्मेट कॉपी करते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पे, और फिर यहाँ लेकर आएंगे तो इन दोनों सेल्स का जो फॉर्मेट है वो एक जैसा हो जाएगा। इसको एडजस्ट करेंगे ताकि वो फिल हो जाए। अब ये डेट अगर आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा तो ये फॉर्मेट जो है ये अजीब सा नजर आ रहा है, इसमें डेट तो नजर नहीं आ रही क्योंकि वो ऊपर से यहाँ का फॉर्मेट चेंज हो गया है। हम चाहते हैं ये डेट बन जाए, तो हम यहाँ पे आके शॉर्ट डेट पे क्लिक करेंगे, तो ये 1 जनवरी 2023 हो गया। अब अगर हम यहाँ पे कर्सर ला के इसे नीचे ड्रैग करेंगे तो ये एक एक करके हर दिन को अपडेट करता रहेगा। ये फॉर्मेट जो है वो पहले जो है हमें दिखा रहा है मंथ, और ये है मंथ, और फिर ये है डे, और फिर ये है ईयर। तो ये एक एक करके एक एक दिन अपडेट कर रहा है। अब यहाँ तक तो हमने कस्टम लिस्ट तक के बारे में सीख लिया। अब हम चलते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में पढ़ने के लिए। तो सॉर्ट क्या है? सॉर्ट का मतलब यह है कि आप अपने डेटा को या तो बड़े से छोटा
या फिर छोटे से बड़े के ऑर्डर में इस तरह अरेंज कर दें कि आपको उसको पढ़ना बहुत आसान हो जाए। और फिल्टर के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सॉर्ट के लिए जैसे कि मैं चाहती हूँ कि हम अपनी क्वांटिटी सोल्ड, कितनी हमने कोई चीज बेची है, उसको छोटे नंबर से लेकर बड़े तक सॉर्ट कर लें। उसके लिए हम अपने टेबल पे आएंगे, अपने डेटा पे क्लिक करेंगे और फिर होम टैब के नीचे ये राइट साइड पे एडिटिंग का ग्रुप है, उधर सॉर्ट एंड फिल्टर का बटन है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेनू खुलेगा जिसमें सबसे ऊपर लिखा हुआ है सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, मतलब सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े तक पूरी वो उसकी सॉर्टिंग हो जाएगी, अरेंज हो जाएगा आपका पूरा डेटा। और दूसरा ऑप्शन है सॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मतलब सबसे बड़े से लेकर सबसे छोटे तक की सॉर्टिंग हो जाएगी। तो चलिए कोशिश करते हैं कि इसको हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में सॉर्ट करें। तो इसके लिए हम अपने डेटा पे सबसे पहले हमने क्लिक किया, उसके बाद सॉर्ट एंड फिल्टर पे आए और फिर सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने क्लिक किया पूरा का पूरा डेटा जो है वो पूरा टेबल एक्सेल ने देखा कि यहाँ तक डेटा है, उसको डिटेक्ट करके और फिर सिर्फ इस कॉलम को सॉर्ट करके बाकी सारे डेटा को उसी हिसाब से अरेंज कर दिया। मतलब आपका डेटा मिक्स नहीं होगा, सारे रोज जो हैं वो पूरे के पूरे डेटा के साथ अरेंज हो जाएंगे इस कॉलम के हिसाब से। आपने इसको अरेंज किया है तो सारा डेटा उसी हिसाब से ऊपर नीचे होके आपको ऑर्डर में दिखा देगा। अब अगर हम चाहते हैं कि हम डेट के हिसाब से उसको सॉर्ट करें कि सबसे पहले कौन सी चीज किस दिन बिकी और सबसे एंड में कौन सी चीज किस दिन बिकी, तो उस वो भी हम कर सकते हैं। तो हम ट्रांजैक्शन डेट पे आए, उसकी पहली डेट को हमने क्लिक किया और फिर सॉर्ट एंड फिल्टर में जाके जैसे ही हमने क्लिक किया तो अब यहाँ पे ऑप्शन बदल गया, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट की जगह यहाँ पे लिख दिखाई दे रहा है सॉर्ट ओल्डेस्ट टू न्यूएस्ट, मतलब सबसे पुराने ऑर्डर से लेकर सबसे नए तक या फिर सबसे नए ऑर्डर से लेकर सबसे पुराने तक। एक्सेल ने खुद ही ये डिटेक्ट कर लिया कि जिस सेल में आपका सिलेक्शन है वो किस फॉर्मेट का है और उसी हिसाब से उसने आपको यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए। तो अब मैं चाहती हूँ कि सबसे पुराने से लेकर सबसे नए तक सॉर्ट करें, तो हम उसी पे क्लिक करेंगे तो पूरा डेटा उसी तरह से सॉर्ट होके आपको यहाँ पे टेबल में दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जनवरी 1 का ऑर्डर सबसे पहले है, फिर सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ और लास्ट वाला 10th। अब एक बात का आपको ध्यान ये जरूर रखना है कि अगर आपने अपने पूरे उस डेटा को सेलेक्ट कर लिया जिसे आप सॉर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इस एग्जांपल में अब करके आपको दिखाती हूँ, और फिर हम जाएंगे सॉर्ट एंड फिल्टर पे और फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे क्लिक करेंगे। जब हम ये क्लिक करेंगे तो हमें ये वार्निंग आएगी जिसमें लिखा हुआ है एक्सपैंड द सिलेक्शन। इसका मतलब कि आप चाहते हैं कि पूरा टेबल इस सॉर्टिंग के साथ ही चेंज हो जाए, या फिर दूसरा है कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन से ये होगा कि सिर्फ ये वाला कॉलम जो सेलेक्ट हुआ है सिर्फ वो ही सॉर्ट होगा, बाकी सब वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो चलिए क्लिक करके देखते हैं। अब मैंने एक्सपैंड द सिलेक्शन, अगर आपने फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके सॉर्ट पे क्लिक किया तो बिल्कुल सही तरीके से सॉर्टिंग होगी जैसे कि हमने पहले पिछले एग्जाम्पल में देखा। लेकिन अगर मैंने कंटिन्यू दिस करंट सिलेक्शन के साथ सॉर्ट किया तो ये देखिए ये वैल्यूज वैसी की वैसी रही। इसका मतलब फिर से कंट्रोल जी करूं मैं तो यहाँ पे कैंडी स्ट्रॉबेरी क्वांटिटी सोल्ड 4 है, लेकिन जब हमने उसको सॉर्ट किया तो ये 20 हो गई। इसका मतलब ये क्वांटिटी चेंज हो गई और इसकी जो ये जो डेटा इस कॉलम में है वो मिक्सअप हो गया। तो इसका ध्यान रखें कि आप ये डेटा को जब अगर किसी भी कॉलम को सेलेक्ट करें और फिर सॉर्ट पे क्लिक करें इस तरह से, फिर सॉर्ट पे क्लिक करें तो हमेशा एक्सपैंड द सिलेक्शन को सेलेक्ट करके ही सॉर्ट करें। अब इसको हम कैंसिल कर देते हैं और अपने डेटा को अनडू करके वापस उसके ओरिजिनल फॉर्मेट में लेकर आ जाते हैं। अब हम चलते हैं फिल्टरिंग की तरफ। फिल्टरिंग से आपको सिर्फ वही डेटा नजर आएगा जो आप देखना चाहते हैं, बाकी सारा डेटा छुप जाएगा। मैं चाहती हूँ कि मेरे इस डेटा में मुझे सिर्फ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की रिकॉर्ड दिखाई दे। उसके लिए
सबसे पहले मैं अपने टेबल पे कहीं भी क्लिक करूंगी और फिर ऊपर यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर में फिल्टर पे जाऊंगी। या तो मैं यहाँ जा सकती हूँ या फिर मैं ऊपर डेटा टैब में भी जा सकती हूँ। यहाँ पे एक बड़ा सा सेक्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर का, उस पर आप फिल्टर पे भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए फिल्टर पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने फिल्टर पे क्लिक किया तो मुझे यहाँ हर हेडर के नीचे हर कॉलम के पास एक छोटा सा एरो नजर आता है। ये एरो पे जब अगर आप क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे यहाँ पे मुझे मेरे सारे फ्लेवर्स दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ स्ट्रॉबेरी को सिलेक्ट करूँ, तो उसके लिए मैं सबसे पहले सिलेक्ट ऑल को रिमूव करूंगी, उसको अनचेक करूंगी और फिर उस फ्लेवर को सिलेक्ट करूंगी जो मैं देखना चाहती हूँ, स्ट्रॉबेरी, और फिर ओके पे क्लिक करती हूँ। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि मेरे सारे रिकॉर्ड्स छुप गए हैं और सिर्फ स्ट्रॉबेरी दिखाई दे रहा है। इस तरह से मेरे सारा डेटा फिल्टर हो गया है। ये देखिए यहाँ पे आपको रो नंबर दिखाई दे रहा होगा 2, 5। इसका मतलब हमारा डेटा डिलीट नहीं हुआ, सिर्फ छुप गया है। अब हमें सिर्फ स्ट्रॉबेरी नजर आ रहा है, उसकी क्वांटिटी सोल्ड और उसके पूरे रिकॉर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ ऊपर गौर से देखेंगे तो यहाँ फ्लेवर के बराबर में जो एरो है उसके अंदर एक फिल्टर भी बना हुआ है। वो अगर आपको फिल्टर क्लियर करना है तो उस ही एरो पे क्लिक करेंगे। इसके बराबर वाले जो फील्ड है उसमें वो फिल्टर नहीं है, तो अगर आपको फिल्टर क्लियर करना है तो उस पर क्लिक करें और यहाँ पे क्लियर फिल्टर फ्रॉम फ्लेवर पे क्लिक कर दें। इससे सारे आपके जो पुराने रिकॉर्ड्स हैं जो छुप गए थे वो वापस नजर आने लगेंगे। अब हम आइसक्रीम आइटम कैटेगरी को टेक्स्ट से फिल्टर करेंगे। आप चाहें तो टेक्स्ट फिल्टर कोई भी फील्ड की वैल्यू डाल सकते हैं। हम इधर जाकर इक्वल टू या डज नॉट इक्वल टू को सिलेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि वो सारे रिकॉर्ड्स जिसमें कोई भी कैंडी हो वो हमें दिखाई ना दे। तो हम यहाँ इज नॉट इक्वल टू को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम कैंडी। और जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करती हूँ हमारे सारे कैंडी आइटम कैटेगरी के जो रिकॉर्ड्स हैं वो छुप जाते हैं। और इन्हें वापस लाने के लिए मैं फिर से क्लियर फिल्टर फ्रॉम आइटम कैटेगरी पे क्लिक करूंगी। अब हम फिल्टर जो है ट्रांजैक्शन डेट पे करके देखते हैं। ट्रांजैक्शन डेट पे हम जब क्लिक करेंगे इधर तो यहाँ पे ये नीचे देखिए हमें सारी डेट्स जो हैं वो एक्सपैंड करके ब्रेक करके हमें दिखा रहा है ईयर के हिसाब से, मंथ के हिसाब से और फिर डे के हिसाब से। चलिए मैं यहाँ पे एक और रिकॉर्ड ऐड करती हूँ जो कि फरवरी में हुआ है, 2 फरवरी, 12 फरवरी एक्चुअली। तो 12 फरवरी को ये रिकॉर्ड हुआ है। अब मैं इसको फिल्टर करने के लिए ये देखिए आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे जनवरी भी दिखा रहा है और फरवरी भी दिखा रहा है। अब डेट फिल्टर्स ऊपर जो ऑप्शन है वो चेंज हो गया है सेल के फॉर्मेट के हिसाब से। डेट फिल्टर्स पे जब हम जाएंगे अब यहाँ पे पूरी वो लिस्ट आ रही है जो बिल्कुल डेट को ही फिल्टर करके दिखाएगी। पहले है बिफोर, आफ्टर, बिटवीन और फिर टुमारो भी है, टुडे भी है, येस्टरडे भी है, नेक्स्ट वीक भी है। चलिए हम कोशिश करते हैं कि बिफोर करके देखते हैं। हम चाहते हैं कि डेट जो है वो बिफोर कोई डेट हो। हम चाहते हैं कि वो बिफोर 4th ऑफ जनवरी कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ हो हमें वो दिखाई दे। तो यहाँ पे एक छोटा सा साइड में कैलेंडर है जिससे आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने उस कैलेंडर पे क्लिक किया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं जनवरी पे जाऊं, यहाँ पे बैक करके और फिर 4th ऑफ जनवरी को सिलेक्ट करके और फिर ओके पे क्लिक करूं। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया तो बिफोर 4th ऑफ जनवरी जितने भी ट्रांजैक्शन थे वो हमारी लिस्ट में रह गए, बाकी सब छुप गए। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने टेक्स्ट भी फिल्टर किया, मैंने लिस्ट में से आइटम्स भी फिल्टर किए, मैंने डेट भी फिल्टर की। चाहे तो आप क्वांटिटी भी फिल्टर कर सकते हैं, वो इधर लिस्ट में नीचे भी आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए नंबर के फिल्टर आ गए। पहले डेट के थे जब हमने डेट को फिल्टर करने के लिए क्लिक किया था सेल पे। अब यहाँ पे नंबर आ गए जब हमने यहाँ पे लाए थे कैटेगरी के इधर आइटम कैटेगरी या फ्लेवर पे, तो यहाँ पे
टेक्स्ट फिल्टर हो गया। तो एक्सेल जो है वो बहुत स्मार्ट एप्लीकेशन है। वो आपके सेल की पोजीशन को और आपके सेल के फॉर्मेट को देखकर ये बता देगी कि उसकी लिस्ट में क्या ऑप्शन आने चाहिए। तो चलिए अब हम अपने सारे फिल्टर्स को क्लियर कर देते हैं। तो हम फिल्टर फ्रॉम ट्रांजैक्शन डेट निकाल देते हैं। अब हम चलते हैं, और अब फिल्टरिंग अगर आपको बिल्कुल स्टॉप करनी है तो फिर आप वापस इस फिल्टर पे क्लिक करें तो वो सारे ऑप्शंस भी चले जाएंगे, वो जो एरोज हैं जो आपको फिल्टर करने का ऑप्शन देते हैं। अब हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की तरफ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आप उन सेल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट मतलब या तो उसका कलर चेंज कर दें, तो नहीं तो उसका साइज चेंज कर दें, उसका बैकग्राउंड चेंज कर दें। तो ये आप उन सेल्स को फॉर्मेट कर सकते हैं जो आपके किसी क्राइटेरिया, आप चाहते हैं कि किसी वजह से वो बदल जाए। चलिए एग्जाम्पल में मैं एक्सप्लेन करती हूँ ठीक तरीके से। तो हम इसी डेटा को यूज करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए। हम चलते हैं अपने होम टैब पे, और होम टैब पे यहाँ बीच में आपको स्टाइल्स ग्रुप के बराबर में यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग नजर आएगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे हम चाहते हैं कि ये वो सारे सेल्स रेड बन जाएं जिसमें स्ट्रॉबेरी लिखा हुआ है, और वो जिन पे मैंगो लिखा है वो येलो हो जाए। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। अपने कॉलम को सिलेक्ट किया, उसके बाद हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, और यहाँ लिखा हुआ है हाईलाइट सेल्स रूल्स। इस पे अपना माउस को या अपने पॉइंटर को लेकर आइए, और फिर यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। अब मैं तो इस सेल्स को कलर करना चाहती हूँ अगर सेल की वैल्यू किसी वैल्यू से मैच करती है, तो मतलब मैं चाहती हूँ इक्वल टू हो। तो मैं इक्वल टू पे क्लिक करती हूँ। फॉर्मेट सेल्स, इस विंडो पे लिखा हुआ है फॉर्मेट सेल्स दैट आर इक्वल टू, मतलब उन सेल को फॉर्मेट करें जो के इक्वल है किससे। हम चाहते हैं स्ट्रॉबेरी से, तो हम लिखेंगे स्ट्रॉबेरी। जैसे ही मैंने स्ट्रॉबेरी लिखा, देखिए मेरे ओके क्लिक करने से पहले ही वो आपको एक प्रीव्यू सा दिखा दे रहा है कि वो लाइट रेड फिल्ड विद डार्क रेड टेक्स्ट, ये मेरा सिलेक्शन है। अभी मैं चाहूँ तो इसे चेंज भी कर सकती हूँ, इसे ग्रीन भी कर सकती हूँ, येलो भी कर सकती हूँ। तो और भी अगर आपके पास रेड, सिर्फ रेड टेक्स्ट कर सकती हूँ। और भी यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट पे जाके आप देख सकते हैं कि आप और इसमें क्या चेंजेस, उसको बोल्ड कर सकते हैं, इसके अंदर फिल कर सकते हैं, बॉर्डर बना सकते हैं, यहाँ पे फिल कर सकते हैं हम। चलिए हम इसको ग्रीन से फिल कर दें अगर, और ओके पे क्लिक करेंगे तो वो ग्रीन से फिल हो गया और बोल्ड हो गया। मैं चाहती हूँ उसे रेड करें, तो चलिए रेड करते हैं। सबसे पहले लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, ओके पे क्लिक किया। अब मैं चाहती हूँ इसी में कि मैंगो वाले सारे जो सेल्स हैं वो येलो हो जाएं। फिर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे चलते हैं, हाईलाइट सेल्स रूल्स, और इक्वल टू पे जाके यहाँ पे मैंगो लिखेंगे। जैसे ही मैं मैंगो पे मैंगो लिखती हूँ तो वो मैंगो को भी रेड कर देता है यहाँ लिस्ट में, क्योंकि यहाँ पे रेड सेलेक्ट हुआ है। मैं येलो करूंगी इस पे और ओके पे क्लिक करूंगी। इसी तरह से हम पिस्ते को ग्रीन कर सकते हैं चाहे तो। जल्दी से फिर से मैं दिखा देती हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल है जिससे मैंने उन सारे सेल्स को उनकी वैल्यू के हिसाब से फॉर्मेट कर दिया है। उसी तरह से हम नंबर्स के सेल्स को भी फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि ये इस कॉलम में वो सारे नंबर्स या वो सारे सेल्स फॉर्मेट हो जाएं जिनकी वैल्यू 20 से कम है। तो चलिए हमने अपने डेटा को सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे गए, और हाईलाइट सेल्स रूल्स पे जाके हम लेस देन पे जाएंगे। लेस देन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे उसने खुद ब खुद 50 डाला हुआ है, लेकिन मैं 20 डालना चाहती हूँ तो मैं यहाँ 20 डालूंगी, और रेड कर दिया उसने। चलिए हम कुछ और कर देते हैं, उसे सिर्फ रेड टेक्स्ट कर देते हैं और फिर ओके पे क्लिक करते हैं। तो ये सेल्स जो हैं वो रेड हो गए। तो ये तो हुआ एक क्विक सा इंट्रोडक्शन, एक क्विक सा लेक्चर आपके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। मेरे पास मेरे चैनल पे एक और डिटेल वीडियो है जिसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग और भी ज़्यादा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन की है, तो आप वो ज़रूर देखें अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में और सीखना है। अब मेरा जो फाइनल टॉपिक है वो है बोनस टॉपिक, जिसमें मैं आपको फॉर्म्स
MS फॉर्म्स या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फॉर्म्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं एक डेटा एंट्री का फॉर्म बनाने के लिए, वो दिखाऊंगी। उसके लिए आप सबसे पहले एक ब्राउजर विंडो में office.com पे चलते हैं। office.com पे चलिए, वहां पे लॉग इन करें और अपना होम पेज पे आ जाएं। यहाँ पे आपको, अगर आप इधर ऊपर ये जो डॉट्स बने हुए हैं इस पे क्लिक करेंगे तो वो सारी एप्लीकेशंस खुल जाएंगी जो आपके ऑफिस वाले पैकेज में हैं। फिर उसके बाद हम जाएंगे, अगर आपको यहाँ पे लिस्ट में फॉर्म्स नजर नहीं आ रहा तो आप जाएं ऑल एप्स पे और फिर क्लिक करें फॉर्म्स पे। का पेज लोड हो जाएगा, उस पे आप फिर इधर आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक सिंपल सा पेज जहां ऊपर लिखा हुआ है न्यू फॉर्म, न्यू क्विज, क्विक इंपोर्ट। अभी हम इस पेज से या इस एप्लीकेशन से ये देखेंगे कि हम एक फॉर्म ऐसा कैसे बना सकें जो हम लोगों के साथ शेयर करें और फिर उसके अंदर वो खुद अपना डेटा एंटर करें और फिर वो डेटा हम डायरेक्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट कर देंगे। मैं दिखाती हूँ इस एग्जाम्पल में। तो जब आप अपने होम पेज से MS फॉर्म पे आ जाएंगे, अब मैं क्लिक करती हूँ ऊपर यहाँ पे न्यू फॉर्म पे। जैसे ही मैंने न्यू फॉर्म पे क्लिक किया तो एक नया टैब खुल गया और मुझे यहाँ पे एक फॉर्म दिखा रहा है, खाली फॉर्म, बिल्कुल एक एक्सेल की खाली फाइल की तरह। तो मैं ऊपर लिखा हुआ है अनटाइटल्ड फॉर्म और सेव्ड, मतलब ये आपके वन ड्राइव में पहले से सेव हो चुका है। फिर इसे हम देते हैं एक नाम, जैसे चलिए डालते हैं आइसक्रीम परचेस फॉर्म। जैसे ही मैंने इसमें नेम या जैसे ही मैंने इस फॉर्म का नाम डाला, यहाँ पे नीचे मेरे पास ऑप्शंस आ गए। ये रेकमेंडेड ऑप्शंस है, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुद आपको ये सजेशन, मतलब आपको एक सुझाव दे रहा है कि आप इस किस्म के फॉर्म में किस किस्म के क्वेश्चंस डाल सकते हैं। हम यहाँ पे फॉर्म डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं। लिख सकते हैं विच टाइप ऑफ आइसक्रीम डू यू लाइक टू बाय। ये मैंने ऐसे ही एक डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब यहाँ पे मैं डाल सकती हूँ या तो सेलेक्ट कर सकती हूँ इनके ऑप्शन नेम, और चलिए सेलेक्ट करते हैं सिटी और फोन नंबर। और नीचे और भी ऑप्शंस हैं जैसे कि क्वांटिटी, कपकेक फ्लेवर्स, तो मैं क्वांटिटी और इसको सिलेक्ट करके और फिर यहाँ ऊपर मैं ऐड सिलेक्टेड पे क्लिक कर दूंगी। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करती हूँ आपको ये दिखाई देगा कि फॉर्म में खुद ब खुद वो डेटा एंट्री की फील्ड्स बन गई हैं, जो फील्ड्स या जो क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए थे, नेम, डिलीवरी सिटी, फोन नंबर, क्वांटिटी वगैरह के साथ, और मुझे ये ऑप्शन दिखा रहा है। जैसे ही मैंने क्वेश्चन पे क्लिक किया तो ये किस टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे ये लॉन्ग आंसर है या ये रिक्वायर्ड, इसका मतलब ये है कि ये बहुत लंबा आंसर होगा इसका, या फिर ये जरूरी है कि कोई भी आए इस फॉर्म को भरने के लिए वो इसे भरे बगैर आगे नहीं जा सकता, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूंगी। फिर चलते हैं डिलीवरी सिटी की तरफ। फिर हम चाहते हैं कि ये रिक्वायर्ड ना हो तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर और आगे जाके अपने फोन नंबर, क्वांटिटी और एडिशनल रिमार्क्स। अब हम चाहते हैं कि और कोई क्वेश्चन हम ऐड करें तो आपके पास ये जो बॉक्स है ये ऊपर आता रहेगा, इस पे यहाँ पे प्लस साइन होगा। आप चाहें तो यहाँ पे अगर क्लिक करेंगे तो वो डिलीवरी सिटी के फौरन बाद क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। हम नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे ये फिर से प्लस साइन नजर आता है। हम इस लिस्ट में से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस टाइप का आंसर वाला क्वेश्चन चाहिए। मैं चाहती हूँ कि लोगों को पूरी एक लिस्ट मिले जिसमें से वो अपना फेवरेट फ्लेवर सेलेक्ट कर सकें, तो मैं चॉइस पे क्लिक करूंगी। हमारा क्वेश्चन है विच इज योर फेवरेट फ्लेवर फॉर आइसक्रीम्स। अब यहाँ पे मैं अपने ऑप्शंस डाल दूंगी, स्ट्रॉबेरी, फिर यहाँ पे मैं सिलेक्ट करके डाल दूंगी नीचे। जैसे ही मैंने इधर क्लिक स्ट्रॉबेरी डाला तो ऑफिस ने खुद ब खुद मुझे कुछ ऐसे सिलेक्शंस दे दिए जिसमें से मैं सेलेक्ट करके अपना फॉर्म जल्दी बना सकती हूँ। तो मेरी लिस्ट में थे चॉकलेट,
फिर मैं और भी ऐड कर सकती हूँ जाके, अगर मैं ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके वनीला डाल सकती हूँ, फिर ऐड ऑप्शन क्लिक करके फिर मैं अपना पिस्ता डालती हूँ, और मेरा फाइनल ऑप्शन है मैंगो। मैंगो पे क्लिक कर मैंगो ऐड करके यहाँ पे नीचे आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। एक है मल्टीपल आंसर्स, क्या हम लोगों को एक से ज्यादा ऑप्शन सेलेक्ट करने को आप अलाउ करेंगे या नहीं, या फिर रिक्वायर्ड है कि नहीं। जी, हम चाहते हैं कि ये रिक्वायर्ड हो, और फिर हम यहाँ कहीं भी बाहर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा फॉर्म तैयार हो जाएगा। अब हम इस फॉर्म को किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। उसके लिए हम क्लिक करेंगे कलेक्ट रिस्पॉन्सेज पे। जैसे ही हम कलेक्ट रिस्पॉन्सेज पे क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे बहुत सारी लिंक्स मिलेंगे। एक सबसे पहला ही इस पे लिखा हुआ है कॉपी लिंक। आप चाहें तो उसको शॉर्ट एंड यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो ये बहुत जो लिंक है बहुत छोटा सा हो जाएगा, उसको शेयर करना आसान हो जाएगा। तो कॉपी लिंक करके आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। उसके लिए मैं खोलती हूँ एक नोटपैड फाइल आपको दिखाने के लिए कि लिंक कैसी है। तो ये देखिए, ये कॉपी लिंक किया मैंने, और मैं चाहूँ तो ये किसी के साथ भी व्हाट्सएप पे, ईमेल में, कहीं भी शेयर कर सकते हैं हम। जैसे ही हम शेयर करेंगे मैं खोलती हूँ एक विंडो आपको दिखाने के लिए कि ये लिंक किस तरह से हमें कस्टमर्स को दिखाई देगा। तो ये देखिए, अगर मैंने ये लिंक किसी के साथ भी शेयर किया तो उसे ये दिखाई देगा, विच टाइप ऑफ आइसक्रीम डू यू लाइक टू बाय, आइसक्रीम परचेस फॉर्म। और यहाँ पे उस पर्सन को या जिसको आप शेयर कर रहे हैं, ये किस कस्टमर को, उसको ये दिखाई देगा कि उसे नाम डालना जरूरी है। उसके ऊपर ये एस्टेरिस्क या ये स्टार साइन बना हुआ है जिसपे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड। तो इधर मैं डालती हूँ देसी टेक एग्जाम्पल के लिए। डिलीवरी सिटी आप चाहें तो डालें, लेकिन ये रिक्वायर्ड फील्ड नहीं है। डिलीवरी सिटी के लिए हम डाल देंगे ह्यूस्टन। उसके बाद हम चलते हैं टेलीफोन नंबर, ये भी आप चाहें तो खाली छोड़ सकते हैं। क्वांटिटी चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं, नहीं तो डाल दें नंबर कोई 23। विच इज योर फेवरेट फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम्स, इधर भी सिलेक्शन है, तो हम एक ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं पिस्ता, और फिर हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। ये हुआ एक कस्टमर का रिस्पॉन्स। अब हम चलते हैं, इसको बंद करते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, आप अलग अलग पोर्टल्स पे इनविटेशन भेज सकते हैं इस फॉर्म को भरने की। यहाँ पे इनविटेशन है तो ये आपका आउटलुक खोल देगा। यहाँ पे क्यूआर कोड भी जनरेट करके आपको दे सकता है, तो आप लोगों के साथ शेयर करें ये क्यूआर कोड, और वो उनके अपने फ़ोन में आपका फॉर्म अपडेट कर देंगे। फिर आप अगर आप कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, किसी वेबसाइट पे डालना चाहते हैं, तो ये फॉर्मेट उसके लिए इस्तेमाल होगा। फेसबुक पे भी डाल सकते हैं और ट्विटर पे भी डाल सकते हैं। फिर इस पे हम एक्स क्रॉस पे डालेंगे। अब हम चलते हैं रिस्पॉन्सेज पे। यहाँ पे ये क्वेश्चंस था, ये हमारा फॉर्म है। हाँ, सिर्फ सारे रिस्पॉन्सेज का एक्सेस सिर्फ आपके पास ही होगा जिसने ये फॉर्म बनाया है। आप उसके एक्सेस को चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में हम देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं आई, देखिए मेरा सबसे पहले मेरे पास वो रिस्पॉन्स में एक रिस्पॉन्स है इस फॉर्म का, और उसमें लिखा हुआ है कि पर्सन का नाम क्या है, डिलीवरी सिटी का नाम लिखा हुआ है, फोन नंबर खाली है, क्वांटिटी में किसी ने 23 डाला है उस पर्सन ने, और फिर यहाँ पे सिलेक्शन हुआ हुआ है पिस्ता, और उसके साथ साथ वो आपको एक पाई चार्ट भी दिखा रहा है। इसको आप चाहें, अगर आपके पास एक रिस्पॉन्स की जगह यहाँ पे 10, 100, 1000 रिस्पॉन्सेज हैं, उसे आप एक्सेल में एक्सपोर्ट करके भी एनालाइज कर सकते हैं। आप चाहें तो एक्सेल में एक्सपोर्ट करके उसे अपनी मेन एक्सेल फाइल पे भी कॉपी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि ये एक्सेल में लगेगा कैसे, लेकिन उससे पहले मैं इसमें कुछ और रिस्पॉन्सेज भी ऐड कर दूंगी। चलिए देखते हैं कि हमारे रिस्पॉन्सेज कितने आए हैं इधर हमारे फॉर्म में। यहाँ पे मैंने 4 रिस्पॉन्सेज डाले हैं, जिसमें से सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे लिस्ट में दिखाई दे रही है, और हर चीज़ का यहाँ पे डेटा का पाई चार्ट दिखा रहा है। हम चाहते हैं कि ये हमें एक्सेल में दिखाई दे, तो हम यहाँ ऊपर ओपन इन एक्सेल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने ओपन इन एक्सेल पे क्लिक किया, ये फाइल डाउनलोड हो गई। अब मैं इस पे क्लिक करके इसको ओपन करती हूँ। ये देखिए, ये फाइल खुल गई है हमारे उस सारे डेटा के साथ जो लोगों ने उस फॉर्म के जरिए
अपडेट किया है। फॉर्म उन्होंने कब भरा वो टाइम, कब कब शुरू किया वो टाइम, कब कंप्लीट किया वो टाइम, और जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने डाली है, नेम, सिटी, फोन नंबर, अपनी आइसक्रीम की जो सिलेक्शन क्वांटिटी, कौन सा फ्लेवर उन्होंने सेलेक्ट किया है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको एक्सेल के फॉर्मेट में नजर आ गई। अगर आप अपना फॉर्म इस तरह से डिजाइन करें कि उसके सारे क्वेश्चंस आपकी एक्सेल शीट के हिसाब से हों, तो आपको सिर्फ डेटा इस फॉर्म में जाकर लेना है और फिर यहाँ फॉर्म से डाउनलोड करके आप कॉपी पेस्ट करके अपनी मेन एक्सेल शीट में डाल सकते हैं। मसला इस एक्सेल शीट से कॉपी पेस्ट करने का ये इसलिए है क्योंकि मेरी जो सब्सक्रिप्शन है वो है पर्सनल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 अकाउंट की। अगर मेरे पास बिजनेस या स्कूल की सब्सक्रिप्शन हो, जो आप office.com पे देख सकते हैं, ये यूजुअली कंपनीज या यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स को मिलती है ये सब्सक्रिप्शन। अगर वो हो तो फिर आप अपने ऑफिस एक्सेल को डायरेक्ट अपने फॉर्म से लिंक कर सकते हैं। अब चलिए बेसिक फॉर्मूलाज भी सीख लें एक्सेल में। इस डेटा में आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारे पास यहाँ 3 खाली कॉलम्स हैं। एक है टोटल रेवेन्यू, एक है टोटल कॉस्ट और एक है प्रॉफिट। टोटल रेवेन्यू होता है क्वांटिटी जितनी बिकी है उसको टोटल रेवेन्यू से मल्टीप्लाई करना। तो उसके लिए हम सबसे पहले आप ये याद रखें कि कभी भी एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला डालना है तो उसे हम इज इक्वल टू से शुरू करेंगे। आपका फॉर्मूला जो भी आप इसमें डालेंगे वो आपको ऊपर इस फॉर्मूला बार में दिखाई देगा। आपके फॉर्मूला बार के बराबर में एक बटन है जो FX लिखा हुआ है जिसपे, और जब आप उसके ऊपर अपना पॉइंटर लेकर आते हैं तो उस पे इंसर्ट फंक्शन लिखा हुआ आता है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये एक बॉक्स आता है जिसमें आप जो भी फंक्शन, जो भी कैलकुलेशन अपने डेटा के साथ करना चाहते हैं वो फंक्शन आप यहाँ सर्च करके अपने सेल में इंसर्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल पे एक पूरा फुल वीडियो है जिसमें आप फॉर्मूला और फंक्शन के बारे में जानकारी पूरी तरह से हासिल कर सकते हैं और एकदम प्रोफेशनल बन सकते हैं। तो उसके लिए आप वो वीडियो जरूर देखें। अभी के लिए आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्शन, एक बेसिक आइडिया दे देते हैं कि फंक्शंस और फॉर्मूलाज किस तरह से एक्सेल में डाले जाते हैं और किस तरह से उसमें कैलकुलेशंस की जाती हैं। तो इस पे हम कैंसिल क्लिक करते हैं। अब हम सबसे पहले इस डेटा में देखना चाहते हैं कि टोटल रेवेन्यू कितना है। उसके लिए हम चाहते हैं कि क्वांटिटी सोल्ड को हम मल्टीप्लाई करें रेवेन्यू पर यूनिट से। तो यहाँ इस सेल पे आकर हम इज इक्वल टू साइन डालेंगे। इज इक्वल टू साइन से एक्सेल को पता चल जाता है कि अब हम इसमें कोई फॉर्मूला या फंक्शन डालने वाले हैं, इसलिए ऊपर की फॉर्मेटिंग वाला सारा सेक्शन वगैरह खुद ब खुद ग्रे आउट हो जाता है। ये देखिए, जैसे ही मैंने इस सेल से बाहर निकली सब कुछ एक्टिवेट हो गया। अब जैसे ही मैं इसमें इज इक्वल टू डालती हूँ वो सब डीएक्टिवेट हो जाता है क्योंकि ये सब, अब ये सेल तैयार हो गया है आपके फंक्शन या फॉर्मूला के लिए। तो इज इक्वल टू डालने के बाद मैं उस सेल पे क्लिक करूंगी जिसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, जो कि है क्वांटिटी सोल्ड। मैं चाहती हूँ इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम डालेंगे ये एस्टेरिस्क साइन, जिसे स्टार साइन भी आप कह सकते हैं, और फिर हम जैसे ही मल्टीप्लिकेशन साइन डालेंगे फिर ये जो बॉक्स है ये सॉलिड हो जाएगा, ये हिलना बंद कर देगा। फिर हम दूसरे सेल को सेलेक्ट करेंगे, रेवेन्यू पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड, वो हमारा टोटल रेवेन्यू होगा। हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमें टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। हम चाहते हैं कि इसका साइज वगैरह ये वो भी इसके साथ हो, जिसके जैसा हो, तो हम फॉर्मेट पेंटर पे जाके इन सब सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे ताकि इनका साइज भी बड़ा ही रहे। अब हम चाहते हैं कि ये वाला फॉर्मूला इन सारे सेल्स में नीचे भी आ जाए, लेकिन इन सेल्स के वैल्यू के साथ साथ। तो उसके लिए आप सिर्फ यहाँ कोने पे अपना पॉइंटर लाएं, उसको जब वो ब्लैक सॉलिड पॉइंटर बन जाए या कर्सर बन जाए उसे ड्रैग करके नीचे क्लिक कर दें। जैसे ही हमने ड्रैग किया तो अब हमें यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला बार में दिखाई देगा कि कौन कौन से सेल्स मल्टीप्लाई होकर हमें यहाँ पे आंसर दे रहे हैं। जैसे ही मैंने फॉर्मूला बार पे क्लिक किया उसी
टाइम जो है वो ये वाले सेल्स जो इस फॉर्मूला का हिस्सा हैं वो कलर हो गए हैं। चलिए अब हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमें मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी सोल्ड को कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया, हमें कॉस्ट मिला। अब इसे हम ड्रैग करके कंप्लीट कर देते हैं। प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना है? प्रॉफिट के लिए हमें टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को निकालना है। तो हम इधर भी जाएंगे, इज इक्वल टू साइन डालेंगे, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, एंटर। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। इसको भी हम यहाँ पे क्लिक करके और नीचे ड्रैग करेंगे तो हमें हर ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट मिल जाएगा। अब ये सारी की सारी क्वांटिटीज जो हैं वो एक करेंसी फॉर्मेट में है, तो चाहे वो डॉलर हो या येन हो या कोई भी क्वांटिटी आपकी हो, रुपीस हो, तो आप उस पर जाके वो वो फॉर्मेटिंग डाल दें ताकि उसे समझना आसान हो। और फिर हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे बेसिक फॉर्मूलाज भी हैं जो जल्द से जल्द आपको इस डेटा शीट में डाल सकते हैं। वो ऊपर यहाँ पे ऑटो सम बटन के एरो पे क्लिक करने से आपको दिखाई देंगे, चाहे वो सम हो, एवरेज हो, काउंट, मैक्सिमम या मिनिमम। तो हम चाहते हैं कि इसका टोटल हमें पता चल जाए, तो हम ऑटो सम पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने ऑटो सम पे क्लिक किया तो ये सम वाला फॉर्मूला आ गया और उसने ये पूरा ऊपर का डेटा सेलेक्ट कर लिया। आप एंड पे जाके एंटर पे क्लिक करें तो ये ऊपर के पूरे इन सेल्स का टोटल आपको दे देगा। तो क्योंकि ये ट्रेनिंग या ये ट्यूटोरियल जो है वो डेटा एंट्री के बारे में है, मैंने इसमें ज़्यादा डिटेल में आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताया है। आप अगर और जानना चाहते हैं फॉर्मूलाज और फंक्शंस के बारे में तो मेरा दूसरा वीडियो जो अपलोडेड है वो ज़रूर देखें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। एंड तक देखने के लिए थैंक यू। ऐसे और भी कई वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोडेड हैं, ज़रूर देखें और सीखें। देसी टेक स्कूल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक और रिक्वेस्ट कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।